हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज एक नया टॉपिक, नई टेक्निक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है और आपकी नीट के लिए भी। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो इट इज ए वेरी सिंपल टेक्निक। सुनने में बहुत सिंपल है बट हाईली प्रिसाइज टेक्निक होती है बच्चों, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके एंजाइम्स को यूज किया जाता है टू मेक द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ऑर्गेनिजम्स इसमें कौन से आते हैं बच्चे? ऑर्गेनिजम्स इसमें आ सकते हैं एनिमल्स, इसमें हो सकते हैं प्लांट्स, इसमें हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स या उनके एंजाइम्स को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोसेसेस डेवलप करना टू गेट द प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब एक साइंटिस्ट थे कार्ल अर्के, या कार्ल अर्के भी आप कह सकते हो। उन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया। सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल अर्के। उन्होंने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया था पिग्स का, पिग्स के ऊपर उन्होंने काम किया। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल नई टेक्निक है, बहुत लंबे टाइम से बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ब्रॉडली हम इसको दो टाइप में स्टडी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को: ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को आप कह सकते हैं कि जो पुरानी वाली बायोटेक्नोलॉजी है, जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, फर्स्ट टाइम माइक्रोब्स वर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। कमर्शियली हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत पुराने टाइम से जो हमारे एंसेस्टर थे, कार्ड मेकिंग के लिए, इडली डोसा मेकिंग के लिए ये प्रोसेस यूज करते थे। इसके अलावा पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हुआ था, या हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन जो होती थी ओल्डर टाइम्स में भी, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी। तो जो प्रोडक्ट्स थे वो चेंज नहीं हुए, बट जो टेक्निक थी वो चेंज होगी। तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो नेचुरल कैपेबिलिटी थी ऑर्गेनिज्म की, उसको यूज किया गया, उन सेल्स की एबिलिटी को यूज किया गया टू गेट द प्रोडक्ट्स। तो ये सारे क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि नई टेक्निक्स को यूज किया जाता है, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आर यूज, जिसे नए प्रोडक्ट्स बने। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन, जिसको कमर्शियली ह्यूलिन कहा गया, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। सो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बच्चों डेवलप हुई वो लेट 1970s में डेवलप हुई। उससे पहले हम ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करते थे। तो इसके बाद जो यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, उन्होंने नई डेफिनेशन दी कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स और देयर पार्ट्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कि किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, उसकी सेल को यूज कर रहे हैं, उसके पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिले विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, उसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज की जाती है डे टू डे लाइफ में? आप एक कोई भी प्रोसेस इमेजिन कीजिए एंड यू विल फाइंड बायोटेक्नोलॉजी देयर। मैंने बताया था अभी कि जो ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, जहां पे कार्ड मेकिंग के लिए, ब्रेड मेकिंग के लिए यूज की जाती थी, वाइन इंडस्ट्री का बेस है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जितने होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज की जो टेक्निक्स हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। डिजायर्ड जीन की सिंथेसिस, उसको यूज करना बेनिफिट के लिए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। न्यू जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन बन रही हैं, डीएनए वैक्सीन, एंड जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको रिप्लेस कर देना फंक्शनल करेक्ट जीन के साथ, जिसको हम जीन थेरेपी में भी पढ़ेंगे आगे। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी: प्लाज्मिड
जो कि एक तरह के वेक्टर्स होते हैं, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उनकी डिस्कवरी। 3 साइंटिस्ट थे, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ, and they got Nobel Prize for this also. They discovered molecular seizures, जिनको आजकल हम restriction endonucleases कहते हैं। और जो पॉल बर्ग थे, पॉल बर्ग ने सबसे पहले इसको सक्सेसफुली ट्रांसफर किया था SV40 को एक बैक्टीरियल सेल में। जीन था एक SV40 का, बैक्टीरियल सेल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लैम्डा फाज की हेल्प से। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पॉल बर्ग इज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था, दो कोर एरिया, दो कोर टेक्निक्स थी जिसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पूरी बेस्ड है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। कि जहां पे डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल को केमिकली हम चेंज कर दें और उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जिससे उसका फिनोटिपिक चेंजेस दिखाई देने लगे, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोपिंग, क्लोनिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जबकि बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग टोटली डिफरेंट चीज है। जब हम माइक्रोब्स के साथ काम करते हैं तो कंटामिनेशन बहुत कॉमन प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर कोई अनडिजायर्ड ऑर्गेनिज्म हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में एंटर कर जाता है तो पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए वहां पर स्टेराइल कंडीशन, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, जैसे कि डिजायर्ड माइक्रोब या डिजायर्ड सेल ही प्रोड्यूस हो लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में, जिससे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सके, चाहे वो एंटीबायोटिक्स है, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो एंजाइम्स है। क्लियर टू एवरीवन नाउ? कोई भी डाउट है आप प्लीज फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये दो कोर टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। चलिए, नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखो, तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्रिएशन, उसके बाद जीन का ट्रांसफर करना होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और जीन की क्लोनिंग। ये तीन टेक्निक कॉमनली यूज की जाती है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जीन क्लोनिंग पहले करते हैं, उसके बाद इसको जीन को ट्रांसफर करवाया जाता है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट, एज यू कैन सी हियर, कोहन एंड बोयर, हर्बर बोयर एंड स्टेनले कोहन, उन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया गया प्लाज्मिड किसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया इकोलाई सेल में, जहां पे इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और मल्टीप्लाई किया। ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय कोहन एंड बोयर फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम हो गया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। उसके बाद जिनकी क्लोनिंग की जाएगी। तो जो नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, उसको ट्रांसफर करवाना है इनटू अनदर सेल। यहां पर हमने ई कोलाई सेल में इसको ट्रांसफर करवाया। तो ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। नेचुरल प्रोसेस है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके, और ये मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। ठीक है, तो ये एबिलिटी डीएनए की या डीएनए टेम्पलेट की टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज इज नोन एज जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग आपको पता ही है कि क्लोन का मतलब उसकी कॉपी बनाना होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स को यूज किया जाता है, जहाँ पे प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया सक्सेसफुली, वो डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया वेक्टर में। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने एक सेल में ट्रांसफर करवा दिया, जहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपीज बना लेगा, एंड फाइनली दिस जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू अ वेक्टर। तो लाइगेशन करने के बाद उसको हम ट्रांसफर करवा देते हैं, जिससे कि जो डिजायरेबल जीन है सिर्फ वही इंट्रोड्यूस होते हैं, नॉन डिजायरेबल या अनडिजायरेबल जीन टारगेट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो एक पीस जो एलियन डीएनए का है, जो हमने बाहर से डीएनए लिया है, वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है,
तो ये 3 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 3 टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा हमें, जीन की क्लोनिंग करनी पड़ेगी एंड फाइनली दिस जीन इज ट्रांसफर्ड। ओके, देखिए आइडेंटिटी उसमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। आप उसको इंट्रोड्यूस करवाया आइडेंटिफाइड डीएनए को इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, और फिर उसके बाद होस्ट से ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो, ये चेक करना जरूरी हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है। देन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं इसमें इंट्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली अगर हम बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो सेपरेट हो जाते हैं डिजायरेबल और नॉन डिजायरेबल जीन्स। तो अभी मैंने बताया आपको कि सिर्फ डिजायरेबल जीन को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बाकी अनडिजायरेबल जीन आर लेफ्ट आउट एंड देन दिस डीएनए desired DNA is introduced into the host। अब देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा प्लाज्मिड है जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, इसको हमने होस्ट सेल में, यहाँ पे होस्ट सेल क्या लिया हमने, ई कोलाई सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो न्यू सेल इज नाउ नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। इज इट क्लियर? तो वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड डीएनए को हमने यूज किया टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा एलियन डीएनए है, ये हमारी होस्ट सेल है, दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बन गया, ये वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर। इसकी हेल्प से इसका जो डीएनए सेगमेंट था वो हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया एंड नाउ फाइनली दिस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए विल शो इट्स इफेक्ट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजायर्ड जीन था वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, फिनोटाइपिक चेंजेस उसमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एलियन डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है टू स्टार्ट रेप्लिकेशन, तो ये होस्ट सेल प्रोजेनी सेल में जो नेक्स्ट जनरेशन में है उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। जो एलियन डीएनए है उसको रेसिपिएंट सेल के जीनोम में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि वहां पे ओआरआई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, और जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी और ये सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। कि मान लो हमने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन जब ये कॉपी होके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और उस पर ओआरआई साइट नहीं होगी तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफर ही नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा पाएगा। तो इसीलिए इसको रेसिपिएंट जीनोम के साथ जहां पे ओआरआई साइट हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो, ये वेक्टर की स्पेशलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे ओआरआई साइट के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा और सक्सेसफुली इनहेरिट हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में और इनटू द प्रोजेनी। अब इसके बाद बात करेंगे व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक जो हमने बातें करी कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या टूल्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एसेप्टिक या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दो डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट थी, प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। और उसके बाद क्या टेक्निक यूज करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, उसके बाद जीन की क्लोनिंग की जाती है एंड फाइनली दिस इज ट्रांसफर, तो जीन ट्रांसफर किया जाता है। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।